अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ HD पर प्रोग्राम दुनिया के साथ में आपकी मेज़बान आसमा इकबाल आपके साथ। आज भी प्रोग्राम में दुनिया भर से बहुत सारे अहम मौज़ूआत हम शामिल करने वाले हैं। कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी आपको लेकर चलेंगे और भी तकरीबन कोशिश करेंगे कि सातों कॉन्टिनेंट से 7 अहम स्टोरीज तो शामिल करें ही करें, लेकिन कुछ और अहम मौज़ूआत भी आज के प्रोग्राम में ज़ेरे बहस रहेंगे। कौन से मौज़ूआत हैं, किन मामलात पर आज बात होने जा रही है, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। इथियोपिया में बिगड़ते हालात, वज़ीर-ए-आज़म का नौजवानों को फौज में शामिल होने का मशवरा। सोमालिया में आम इंतखाबात की तैयारियां, अल-शबाब से दहशतगर्दी के खतरात का इम्कान। चीन में सैलाब से 21 हलाकतें, 4 अफराद लापता। जापान के शहर हिरोशिमा में अलर्ट जारी। भारत में सैलाब से हजारों अफराद बेघर। स्पेन में दर्जा हरारत नुक्ताए उरूज पर, गर्मी के सताए लोग साहिलों का रुख करने लगे। अर्जेंटाइन में वैक्सीन की किल्लत, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का मुराद के लिए एहतजाज। सिडनी में कोरोना के केसेस में इजाफा, 6 मरतबा लॉकडाउन के बावजूद मरीजों की तादाद में इजाफा। ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ रियासतें कोरोना की जद में। आलमी कोरोना मंजरनामा, आलमी इदारा सेहत का कहना है कि डेल्टा वायरस खतरनाक है। ये वायरस वैक्सीन के बावजूद हमला आवर हो सकता है। अलास्का के भारी भरकम हाथी की जिंदगी पर तहकीक, भारी भरकम हाथी ने 70,000 किलोमीटर की मुसाफत तय की। अब ये नस्ल नापैद हो चुकी है। ब्राजील की कानून साज ने खाविन को कत्ल कर दिया। साबिक समाजी कारकुन और गुलकारा ब्राजीलियन रुकने पार्लियामेंट फ्लोर डालेस डिसोजा ने अपनी बेटे की मदद से कत्ल कराया। सजा यकीनी होगी। कदीम मिस्री बादशाह की कश्ती दूसरी जगह मुंतकिल। ये लकड़ी की सबसे पुरानी कश्ती है। मिस्र की हनूत शुदा ममीज। मिस्र में ममीज को हनूत करने की कदीम रस्म, फिरौनों के सारे खानदानों को मजबूत किया जाता था। अफगानिस्तान की सूरत हाल, तालिबान की पेशकदमी जारी। हेरात और कंधार का कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तान में दासू हमला, हमसाया ममालिक पाकिस्तान में चीन के सरमायाकारी के लिए नाखुश। चीनी इंजीनियर्स पर हमले में भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस। वज़ारत खारिजा। आलमी इदारा सेहत की अपील, आलमी इदारे का वबा की माखिज़ ढूंढने पर जोर। ममालिक से ताउन की दरख्वास्त। और दुनिया भर से करेंगे कुछ और खास खबरें शामिल दुनिया के साथ में। टॉप स्टोरीज क्या हैं, कौन से मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं, ये तो आप जान चुके हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और रुख कर लेते हैं इथियोपिया का, जहां जारी तसादुम के सबब सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें बेयकीनी की कैफियत वाज़ेह होती चली जा रही है। नज़र यहाँ मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे का कहना यह है कि यहाँ होने वाले तसादुम से लाखों लोग हिजरत करके दूसरे इलाकों को मुंतकिल हो चुके हैं। इस वक्त तक यहाँ से 2 लाख लोग माइग्रेट कर चुके हैं और 76,000 से ज़्यादा हिजरत करने वाले FR रीजन पहुँच चुके हैं और यहाँ अस्पतालों और स्कूलों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ये भी कहते हैं कि यहाँ कदरे बेहतरी के इम्कानात रोशन हुए हैं, क्योंकि आलमी इदारे को यहाँ 75% इलाके तक रसाई हासिल है और अमले के लिए ज़राए आमदोरफ्त और परवाज़ें भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म ने टिग्रे के शरपसंद अनासर से निपटने के लिए नौजवानों से ये कहा है कि वो फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करें और इनका डट कर मुकाबला करें। इथियोपिया के टिग्रे रीजन में गुज़श्ता 9 महीने से तसादुम जारी है, जिससे लाखों लोग हिजरत कर चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि इससे निपटने के लिए अब किया यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ौज में शामिल करने की दावत की जा रही है। इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म का कहना यह है कि ये मुनासिब और मौजू वक्त है कि हमारे नौजवान जो फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के अहल हैं, वो हुब्बुल वतनी के तहत आगे बढ़ें और सरकारी मलेशिया में शामिल हों। इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बयान यकतरफा तौर पर जंगबंदी के ऐलान के बाद सामने आया है और यहाँ होने वाले तसादुम से 20 लाख से ज़ायद लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और 50,000 के करीब सूडान में मुंतकिल हो गए हैं। ये कुछ मुंतकली के हिजरत के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सोमालिया में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने भी बात की है। उन्होंने सलामती काउंसिल को ये बताया है कि सोमालिया में आम इंतखाबात को लेकर
पेशरफ्त हो रही है और तमाम फरीकैन इसके लिए मुखलिसाना कोशिशें करते भी दिखाई दे रहे हैं। स्वान ने यह भी बताया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और मुल्क में इंतखाबात के हवाले से वो पुरअज़्म दिखाई देते हैं। इस हवाले से मुतवातिर इजलास में शरीक भी हो रहे हैं और तमाम फरीकैन को साथ लेने के लिए पेशरफ्त भी करते दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सोमालिया के वज़ीर आज़म के ऑफिस के साथ मुकम्मल राबिते में रहकर सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रही है। यहाँ दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद को ख़तरात लाहिक हैं, जिससे यहाँ मुख्तलिफ वाक़यात में 708 सोमाली बाशिंदों को कत्ल और ज़ख्मी किया गया। अल-शबाब की जानिब से होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में 321 लोग मारे जा चुके हैं और 387 लोग बुरी तरह से ज़ख्मी बताए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का इस बारे में ये कहना है कि यहाँ बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है और आलमी इदारे को इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश लाहिक है। और नाज़रीन, अभी हम रुख करेंगे चीन, जापान और भारत का, जहां होने वाली शदीद बारिशों ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे यहाँ के मकीनों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीन में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद 21 बताई जाती है, जबकि 4 अफराद लापता भी हैं। जापान में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को सैलाब के खतरे की वार्निंग जारी कर दी गई है और भारत में दरियाए गंगा का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। तीनों ममालिक में सैलाब से होने वाले नुकसान क्या हैं, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाते हैं। चीन में मूसलाधार बारिशों से बनने वाले सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सैलाब की जद में आकर हलाक होने वालों की तादाद 21 हो चुकी है और 4 अफराद अभी तक लापता हैं। मरकजी चीन के सूबे ह्यूबे का शहर साइचो सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ बुध रात से जुमेरात दोपहर तक मुतवातिर बारिश हुई है, जिससे बनने वाले सैलाब ने यहाँ 8000 मकीनों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। 2700 मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इनमें से 221 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और बकिया को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। सैलाब से 11.3 किलोमीटर सड़क बह गई है, 63 पुल तबाह हो गए हैं और 725 बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे शहर में मवासलात और बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीनी वजारत इमरजेंसी मैनेजमेंट ने ह्यूबे सूबे में इमदादी सरगर्मियों और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए टीम रवाना कर दी है, जो बेघर लोगों को संभालेगी और उनकी देखभाल करेगी। सूबाई फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने 13 कश्तियाँ और 173 प्रोफेशनल्स को मुतासरा इलाके में इमदादी कामों के लिए भेज दिया है। आज तक यहाँ मजीद बारिशों का इम्कान मौजूद है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। सैलाब और हंगामी हालात से निपटने के लिए चीन में मुकम्मल इंतजामात और इमदादी कार्रवाइयों का निज़ाम मौजूद है। इस वक्त चीन में 4थे दर्जे के हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ गुज़िश्ता महीने बनने वाले सैलाब से 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। चीनी वजारत इमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जापान में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद हिरोशिमा में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस शदीद बारिश से सैलाब बनने का इम्कान मौजूद है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने लोगों को खबरदार करते हुए कहा है कि बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज नागासाकी के लाखों मकीनों को सैलाब से महफूज रहने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकाम जारी किए गए। आज जापान के वजीर आजम योशिहिडे सुगा के दफ्तर में हंगामी हालात की निगरानी के लिए कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है। दूसरी तरफ भारत में बारिशों से बनने वाले सैलाब से हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सैलाब से 1200 देहात मुतासर हुए हैं और यहाँ से लोग महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो गए हैं। भारत की 1 अरब 25 करोड़ की आबादी का 2/3 हिस्सा देहातों में रिहाइश पजीर है और उनकी मईशत का इन्हसार ज़राअत पर है। सैलाब से यहाँ लैंडस्लाइडिंग और दूसरे मसाइल के साथ साथ बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं। बिल्कुल जी, जब किसी भी जगह पर इस तरह से बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 400 मिलीमीटर बारिश के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ चाइना के अंदर रिकॉर्ड की गई है और उसके बाद ये सैलाब का सिलसिला जारी है, तो होता यह है कि वहाँ वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फूटने लगते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल दौर दौरा है, हर तरफ हमें कोविड दिखाई देता है फैलता हुआ, और इस ऐसे में जब बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, पनाहें ले रहे हैं, लोगों की मदद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोविड के फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि इमदादी कार्रवाइयाँ इसके बावजूद रुकती दिखाई नहीं देती हैं। कहीं हमें हेलीकॉप्टर से मदद ली जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसी जगह इन 3 मुल्कों के अंदर शामिल है, चीन, जापान और भारत में,
जहाँ पर कोई ऐसी इमदादी सरगर्मियाँ नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ भारत की, जहाँ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इन बारिशों ने, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इस सैलाब ने, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए वो इकदाम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ कैंप्स लगा लिए हैं, उन कैंप्स के अंदर ये लोग मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के 1200 देहात, जी हाँ 1200 गांव ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि इन 1200 देहात के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग बसते होंगे और कितनी बड़ी तादाद में ये लोग मुतासिर हुए हैं जब ये सारे के सारे देहात जो हैं ये सैलाब की लपेट में आ गए हैं। लेकिन इस बड़ी तादाद में मुतासिरा लोगों के लिए जिस बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। बहरहाल जी, बारिशें कहाँ कहाँ हो रही हैं, कितना नुकसान मचा रही हैं, इस पर तो हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे। एक जानिब हमें बारिशें दिखाई देती हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि गर्मी की लहर ने बहुत सारे ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसा ही एक मुल्क स्पेन भी है जहाँ गर्मी की लहर से निमटने के लिए लोग साहिलों और पार्क्स का रुख करते दिखाई देते हैं। यहाँ महकमा मौसमियात की तरफ से खबरदार किया गया है कि आइंदा कुछ दिनों में गर्मी की ये लहर जारी रहेगी और दर्जा हरारत जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, इसमें अभी मजीद इजाफे का भी इम्कान है। स्पेन में बढ़ते दर्जा हरारत की वजह क्या है और फिर इससे निमटने के लिए इकदाम क्या हो रहे हैं, हमारे पास इस बारे में एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। स्पेन के शहर बेनिड्रोम के साहिल पर लोग गर्मी मिटाने के लिए जमा हैं और स्पेन की कौमी मौसमी एजेंसी एमेट ने खबरदार किया है कि इस हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत नुक्ते उरूज पर पहुंच जाएगा। स्पेन में इस वक्त गर्मी की शिद्दत का ये आलम है कि एयर कूल्ड यूनिट और फ्रिज पूरे स्पेन में नाकारा होकर रह गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। स्पेन में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के बायस लोग नलकों और फुवारों के पास नहाते नजर आ रहे हैं। मलागा, वेलेंशिया और मर्सिया के इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री की हद तक जा पहुंचा है। इस तमाम तर सूरत हाल में यह महज इत्तेफाक या गफलत है कि मुल्क भर में वसी पैमाने पर बिजली गायब है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुस्तकबिल करीब में स्पेन को इराक जैसे मौसम का सामना हो सकता है। स्पेन के इलाके बेलेरिक और पेनिनसुला में दिन के वक्त दर्जे हरारत 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है और इन्हीं इलाकों में रात के वक्त दर्जे हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। पूरी दुनिया की तरह स्पेन भी मौसमियाती तगय्युरात की वजह से शदीद मुतासिर है और स्पेन के मौसमियाती इदारे एमेट ने खबरदार किया है कि इस साल सर्दी भी गुज़श्ता 30 सालों के मुकाबले में ज्यादा होगी। एमेट के आदाद शुमार के मुताबिक 1980 से 2000 तक स्पेन को 10 से 12 दफा हीट वेव का सामना रहा, लेकिन 2000 से 2021 तक हीट वेव की यह तादाद 22 से 24 दफा तक जा पहुंची है, जो कि गुज़श्ता सदी के मुकाबले में 2 गुना है। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक हीट वेव का ये दौरानिया साल में 21 दिन होता है, लेकिन 2050 तक ये दौरानिया 41 दिन तक होने का इम्कान है। स्पेनिश जरीदे लैंकेट के मुताबिक इससे पहले स्पेन में गर्मी की लहर की वजह से 1998 से 2012 के दरमियान 3669 अफराद लुकमे अजल बन गए थे। स्पेन में बढ़ती हुई गर्मी के बायस आदाद शुमार ये बताते हैं कि 2035 से 2064 के दरमियान हलाकतों की ये तादाद 14,531 अफराद सालाना तक हो सकती है। 22 से 24 बार अगर एक मुल्क के अंदर हीट वेव आ रही है तो सोचें कि लोग वहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानी का शिकार होंगे। लेकिन परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ हीट वेव आ रही है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, परेशानी तो अब ये भी लायक हो गई है लोगों को कि सर्दी भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ पड़ने वाली है। कहा यह जा रहा है कि पिछले साल जितनी सर्दी पड़ी थी स्पेन के अंदर, अब की बार उससे 30% ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। तो हो ये रहा है कि मौसम सर्द हो या गर्म हो, उसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और ये शिद्दत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं और इसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और अब देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कुछ मनाजिर हम स्पेन से आपको दिखा रहे थे। अच्छा जी, जहाँ बहुत सारी जगहों पर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, बारिशों को लेकर, तूफ़ान को लेकर, गर्म या सर्द मौसम को लेकर, वहाँ कुछ जगहों पर मरीजों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है मुश्किलात का। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल
मेडिकल स्टाफ जो है वो हमें हड़ताल पर दिखाई देता है। बिल्कुल जी, हमें बात करनी है अर्जेंटाइन की, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स वबा को कंट्रोल करने के लिए सहूलियात की कमी और अपनी मराहत में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद में और होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन वैक्सीन की फराहमी अभी तक उस तरह से नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए। अर्जेंटाइन में रूस की साख्ता वैक्सीन स्पुतनिक ज़्यादा लगाई जा रही है और यहाँ होने वाले एहतजाज और मुजाहिरीन के मुतालिबात से मुतालिक हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है। पहले ये पैकेज देख लेते हैं, फिर इसमें मजीद। अर्जेंटाइन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई है और 1,07,000 से ज्यादा अफराद इस वबा का शिकार होकर लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस वक्त डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अफराद सहूलियात की कमी और अपनी मराहत में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि वबा से निपटने के लिए अस्पतालों में जरूरी सहूलियात भी मैसर नहीं हैं और डॉक्टर समेत मेडिकल वर्कर्स अपनी तनख्वाहों और मराहत के लिए मुजाहिरे कर रहे हैं। अर्जेंटाइन में वैक्सीन की किल्लत है। यहाँ 25.84 मिलियन लोगों को वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि सिर्फ 7.98 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की 2 खुराकें दी जा चुकी हैं। ब्यूनस आयरिस के एक अस्पताल में बच्चों के वार्ड की निगहदाश्त करने वाली डॉक्टर टेमिला गिलीना का कहना है कि हमारी कम्युनिटी को बहुत जरूरी समझा जाता है, लेकिन हमारे साथ सलूक जालिमाना होता है। हमारे लोग गुर्बत का शिकार हैं, तनख्वाहें बहुत कम हैं। इसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, तिब्बी अमला, नर्सेस और दीगर शोबों में महारत रखने वाले लोग वबा के सामने सीना तान कर खड़े हैं और इस अफरियत का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बगैर आराम किए, बगैर छुट्टी किए मुसलसल मरीजों की देखभाल में मसरूफ हैं। वबा को फैले 500 दिन गुजर गए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हेल्थ प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि वबा फैलने की इब्तिदा से लेकर अभी तक इससे नबर्द आज़मा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें सहूलियात के लिए फंड्स नहीं मिल रहे और ना ही कोई ऐसा निज़ाम सेहत तश्कील दिया गया है जो मरीजों के लिए और डॉक्टर्स के लिए कोई मुफीद काम करे। इसलिए हम हुकूमत से इस एहतजाज के जरिए मुतालबा कर रहे हैं कि मरीजों को संभालने के लिए बुनियादी और जरूरी सहूलियात मुहैया करे। यहाँ वैक्सीन की भी किल्लत का सामना है। अर्जेंटाइन के लोगों को पहली खुराक स्पुतनिक वी की दी गई है, ताहम अब हुकूमत ने लोगों को इसकी फराहमी न होने की वजह से मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक देने का अमल शुरू कर दिया है। वैक्सीन की भी किल्लत है, सहूलियात भी महदूद हैं और यही वजह है कि यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। और क्यों ना हो, जब 800 दिनों से आपके लिए कोई छुट्टी ही मौजूद ना हो, आप दिन रात काम कर रहे हैं, जब आपको ड्यूटी पर बुलाया जाता है आप पहुँच रहे हैं और आपकी जान को भी खतरा है, आप ये भी जानते हैं। बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ने दुनिया भर में अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी हेल्थ वर्कर ने, किसी नर्स ने, अब किसी ने भी इनकार किया हो कि जी हमें मरीजों के पास नहीं आना है, हमें उनका ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे हेल्थ वर्कर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उन्हें सहूलियात भी यकीनी तौर पर मिलनी ही चाहिए। बहरहाल जी, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करने वाले हैं सिडनी की। आपको बताएं कि यहाँ 6 मरतबा कोरोना की पाबंदियों के इतलाक के बावजूद वबा से मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है और हुकूमत वैक्सीनेशन में सुस्त रवि के सबब तनकीद का निशाना बन रही है और लोग पाबंदियों का शिकार होने वाली आबादियों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत सिडनी में कोरोना के मुतासरा मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिडनी साउथ वेल्स का बड़ा शहर है और यहाँ आज 390 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो वबा की इब्तिदा से लेकर अब तक सबसे ज्यादा तादाद है। सिडनी में गुज़िश्ता 4 दिनों से यौमिया नए मरीजों की तादाद 300 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ 7 हफ्तों के लॉकडाउन के बावजूद मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ लोगों ने पाबंदियों पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना यहाँ तेजी से फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर कैनबेरा में आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ गुज़िश्ता साल भर में कोई एक मरीज भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ 2 केसेस की शनाख्त हुई है और यहाँ वबा फैलने की वजूहात जानने के हवाले से तहकीकात जारी हैं। दीगर ममालिक की निस्बत ऑस्ट्रेलिया कोरोना वबा से कदरे महफूज रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 38,100 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और हलाकतों की तादाद 948 है। गुज़िश्ता साल सिडनी और मेलबर्न में वबा के केसेस रिपोर्ट हुए थे, ताहम बाकी रियासतें कोरोना के मरीजों से आजाद रही थीं, लेकिन अब यहाँ वबा के केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं।
लॉकडाउन और करंटीना में फंसे लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और रजाकार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बैंक्सटाउन के काउंसलर और यूथ वर्कर बिलाल एलहाइक का कहना है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस वक्त जरूरतमंदों की मदद करने के काबिल हूँ। हम अपनी कम्युनिटी में कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी भूखा ना सोए। हमारी तमाम तर सरगर्मियों का मकसद यही है। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में मदद की जरूरत है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं और यकीन कीजिए कि कोविड जैसी वबा से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों ही की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 2019 से इंसानों के लिए ख़तरे की घंटी बजाने वाले कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर रखी है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वबा ने दुनिया में 206 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया है और इनमें से 185 मिलियन सेहतयाब हो चुके हैं और 43,53,000 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त अगर बात करें तो एक्टिव केसेस की तादाद 1,68,00,000 से जायद है, जिनमें से 1,03,000 मरीजों की हालत खतरे में है। यौमिया नए मरीजों की तादाद 7 लाख से बढ़ चुकी है, जबकि यौमिया अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ करती दिखाई देती है। आलमी इदारे सेहत WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि डेल्टा वायरस की शक्ल में फैलने वाला एक और वेरिएंट, एक और किस्म जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसके फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये वायरस वैक्सीन शुदा अफराद को दोबारा बीमारी में मुब्तला करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये तो बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि अगर आप वैक्सीन लगवा भी चुके हैं कोविड से, शायद आप बच जाएंगे, कोविड-19 जिस वायरस को कहा जा रहा है, लेकिन इसकी जो एक और किस्म सामने आई है, जो एक और वेरिएंट सामने आया है, इसको डेल्टा कहा जा रहा है, उससे शायद आप नहीं बच पाएंगे अगर आपकी वैक्सीन लगवा भी लेते हैं। ज़ाहिर है जो वक्त गुजरता चला जा रहा है, कोविड जो है, कोरोना जो है, वो भी अपनी शक्ल बदलता चला जा रहा है। पहले इसका हमने देखा कि एक वेरिएंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया और अब हमें इसकी चौथी लहर के साथ साथ चौथा वेरिएंट भी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें अमवात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसने जन्म चुके लिया है भारत से, तो भारत में ही हमने इसके असरात भी देखे हैं। भारत में इसके असरात बहुत ज़्यादा खौफनाक थे। बहुत सारी डेड बॉडीज़, बहुत सारी नाशें जो हैं लोगों की, वो सड़कों पर पड़ी हुई थी। सड़कों पर क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि अस्पतालों के अंदर जगह ही नहीं थी। अस्पतालों के अंदर जगह क्यों नहीं थी? इसलिए कि ये बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल जी, कोविड के हवाले से हम बहस कर रहे हैं, आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक दुनिया को इससे छुटकारा हासिल नहीं हो जाता है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात करेंगे। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। दुनिया के साथ में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत सारी खबरें हम शामिल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया भर से, और जब दुनिया भर की बात हो रही है तो सभी जानते हैं कि दुनिया भर ही में तजस्सुस और तहकीक हर इंसान के अंदर पाई जाती है। इंसान हमेशा से गुज़रे ज़माने में बसने वाले इंसानों और जानवरों के बारे में जानने और उनके ज़मीन पर वजूद को परखने की तगो-दौ में मसरूफ़ दिखाई देता रहा है। अच्छा, जब बात की जाती है वोली मेमथ की, यानी एक बहुत बड़ा हजम रखने वाले हाथी की, जो 17,000 साल पहले ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर समझा जाता था,
उसके हवाले से हम देखते हैं कि एक बार फिर से अभी कुछ रोज़ पहले एक बहुत बड़ी तहकीक हुई है जिसमें बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। ये पहलू क्या है और 17,000 साल पहले इस दुनिया के सबसे बड़े जानवर समझे जाने वाले हाथी के अंदर क्या क्या खुसूसियात थी, एक रिपोर्ट में मौजूद हैं ये सारी चीज़ें। पहले रिपोर्ट देखते हैं। 17,000 साल पहले बर्फ के जमाने में जमीन पर बसने वाला भारी भरकम हाथी अपनी 28 साला जिंदगी में 70,000 किलोमीटर सफर तय करने का आदी था। अगर इस मुसाफत को देखा जाए तो ये कहने में कोई मुजायका नहीं है कि इस देवहैकल बालदार जानवर ने जमीन के करीबन 2 चक्कर काटे हैं। इस तरह इसे बर्फ के जमाने में जमीन के गिर चक्कर लगाने वाला सयाह जानवर भी कहा जा सकता है। हालिया होने वाली तहकीकात में माहिरीन ने कहा है कि इसके दांतों के तजिए से मालूम हुआ है कि 17,100 साल पहले मरने वाले इस देवहैकल हाथी ने इतनी मुख्तसर जिंदगी में इतना तवील सफर तय किया है कि ये हिजरत का आदी था या सियाहत का शौकीन कि जमीन के गिर्द फिरता रहता था। अभी इस बात का तयन करने के लिए मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। अलास्का यूनिवर्सिटी के मुहक्किक मैथ्यू वोलर इसके हवाले से होने वाली तहकीकात के सरबराह हैं। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इस बड़े जानवर के दांतों के आइसोटोप्स के तजिए से बेहद महफूज हुए हैं, क्योंकि इसके तजिए ने हम पर इसकी जिंदगी के तमाम पहलू वाक़िए हैं। ये जानवर बेहद दर्जा मुसाफरत का आदी था। तहकीक से मालूम हुआ है कि इसकी मौत का सबब भूख और खुराक की किल्लत जैसे मसाइल थे और मौत से कबल 1 साल इसकी नक्लो हरकत भी महदूद हो चुकी थी। दांत के 5 सेंटीमीटर पर होने वाले साइंसी तजिए से मालूम हुआ है कि इस देवहैकल जानवर के दांत आइसक्रीम की कोन की शक्ल में नशोनुमा पाता है। वोलर का कहना है इस पर होने वाली तहकीकात से ये जानने में भी मदद मिलेगी कि बर्फ के जमाने में ये बड़े जुस्से वाले जानवर और दरख्त किस तरह से नापैद और मादूम हो गए। ये जानवर जिंदगी एक ग्रोह की शक्ल में गुजारते थे। ताहम हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि इसकी मौत कुतुब जुनूबी के इलाके में तन्हा और भूख के सबब हुई है। तहकीकारों की जानिब से इस मखसूस हाथी को किक का नाम दिया गया है। इसकी बाकियात को दरियाई योकोन से दरियाफ्त किया गया था। किक ने 15 से 16 साल की उम्र में लंबे फासले तय करने शुरू किए थे। अलास्का में उस वक्त बर्फ और जंगलात की बजाय खूबसूरत चरागाहें थीं जो उसका मस्कन था। बिल्कुल जी, साइंस ने किस कदर तरक्की कर ली है और तहकीक के मैदान में इंसान इस कदर आगे चला गया है कि 17,000 साल पहले एक हाथी जो उस वक्त इस धरती पर मौजूद था, इस ज़मीन पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद था, उसने कितना सफ़र किया और कितने मुख्तसर वक्त में किया, अब ये पता चलाना भी बड़ा आसान है। लेकिन कभी कभी इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों का पता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालांकि ये चीज़ें इतनी पेचीदा होती नहीं हैं। मैं बात करना चाह रही हूँ ब्राज़ील में होने वाले एक मर्डर की, जिसका पता चलाना पहले तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन जब इसका पता चल गया तो एहतसाब करना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन अब हम आपको बताएं कि यहाँ सियासतदानों के एहतसाब की एक नई मिसाल भी सामने आ गई है। जी हाँ, एक रुकने पार्लियामेंट को उसके शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में रुकनियत से हाथ धोना पड़े हैं। इस रुकने पार्लियामेंट पर अपने एक बेटे के हाथों शौहर को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम हुआ, मगर पार्लिमानी इस्तिस्ना आड़े आ गया। ब्राज़ीली कांग्रेस ने बिल आखिर कसरत राय से अपनी ही रुकने पार्लियामेंट की रुकनियत ख़त्म करा दी। नाज़रीन, यहाँ गौरतलब बात यह है कि एहतसाब का ये मॉडल अगर हमारे यहाँ लागू किया जाए तो सियासतदान इसे जमहूरियत पर ख़तरा करार देते हैं। तरह तरह की बातें की जाती हैं, तनकीद की जाती है और कहा यह जाता है कि जी ये सिर्फ हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ब्राज़ील में ये कहा जा सकता है कि देर आयद दुरुस्त आयद, क्योंकि समाजी कारकुन से गॉस्पल गुलकारा और अपने लेपालिक बेटे से शादी रचाने वाली ब्राज़ीली रुकने पार्लियामेंट फ्लोर डेलिस डिसोजा को बिलाखिर अपने गुनाहों की सज़ा मिलना अब यकीनी दिखाई देने लगा है, क्योंकि ब्राज़ीली इस्तगासा बताता है कि मुल्ज़िमा ने जून 2019 में अपने एक बेटे के ज़रिए अपने 42 साला शौहर को कत्ल कराया। मुल्ज़िमा के सगे बेटे ने सौतेले बाप को 30 गोलियां मारकर कत्ल किया था, जबकि मुल्ज़िमा के एक और लेपालिक बेटे ने इसे बंदूक खरीदने में मदद फराहम की थी। अदालत में मुल्ज़िमा के खिलाफ शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम तो साबित हो गया था, ताहम बतौर रुकने पार्लियामेंट मुल्ज़िमा को पार्लिमानी इस्तिस्ना हासिल था और इसी बाइस उसकी गिरफ्तारी अमल में ही नहीं लाई जा रही थी। लेकिन शौहर को कत्ल कराने का जुर्म साबित होने के बावजूद मुल्ज़िमा को 1 साल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, मगर अब बिल आखिर कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी ने कसरत राय से अपनी ही रुकन को ओहदे से फारिग करने के हक में वोट दे दिया है और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि अब मुल्ज़िमा को हासिल पार्लिमानी इस्तिस्ना खत्म हो चुका है।
नाज़रीन, इस सारे केस के अंदर एक बात जो बहुत काबिल गौर है वो ये है कि दुनिया भर में कानून पर अमल दरामद करने से मुल्क बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और ख़ासतौर पर जो महज़्ज़ब मुआशरे होते हैं ना, वहाँ जज साहिबान का एहतसाब भी होता है और वज़राए आज़म को भी फारिग किया जा सकता है, मगर वहाँ ना तो अदलिया की आज़ादी आड़े आती है और न ही जमहूरियत को ख़तरा लाहिक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर एहतसाब का ये उसूल अपना लिया जाए तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि ऐसे कवानीन बनाने में, और अगर ऐसे कवानीन मौजूद भी हैं तो उस पर अमल दरामद में बहुत से लोग आड़े आ जाते हैं। इन चीज़ों को पर्सनल ले लिया जाता है और कहा यह जाता है कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जब कानून हमें इस दस्ता देता है तो हमारी पार्टीज़ या अपोजिशन पार्टीज़ हम पर तनकीद करने का जवाब किस तरह से रखती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में ये देखा गया है कि बड़े बड़े ऐसे जराइम करने में मुलव्वस लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन ब्राज़ील में अब उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा। नज़र बार आलम रखे हुए इस केस के ऊपर, आपको आगाह भी करते रहेंगे। लेकिन अभी हमें रुख करना है एक और जगह का, मिस्र का, जहाँ कदीम बादशाह की 4600 साल कदीम कश्ती को एक नए म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया गया है। 1954 में कमालुल मलिका ने खुदाई की एक मुहिम शुरू की थी और इसी दौरान इस कश्ती को एहराम मिस्र के मकाम पर दरियाफ्त किया गया था। इस कश्ती की तारीखी अहमियत क्या है, इसकी साख कैसी है, ये कैसे मिली और अभी से यहाँ से मुंतकिल क्यों किया गया है, इस बारे में हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट मौजूद है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आगे चलकर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। दुनिया के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद। वैसे तो तमाम ही लोगों की दिलचस्पी की खबरें इस प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, ब्रेक से पहले भी हमने आपको बताया, ये ख़ास तौर पर खबर उन लोगों के लिए है जिन्हें कदीम ज़माने में क्या हुआ करता था और ख़ास तौर पर नवादिरात जो अब मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मिस्र के कदीम बादशाह की 4600 यानी 4600 साल पुरानी कश्ती मिली है और अब कोशिश ये की जा रही है कि इसे एक नए म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया जाए। 1954 में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि कमालुल मलिका ने खुदाई की एक मुहिम शुरू की गई थी और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि उनकी कोशिश ये थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नवादरात हैं, कदीम ज़माने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानना है, वो काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। इसी खुदाई की मुहिम के दौरान इस कश्ती को दरियाफ्त किया गया था एहराम मिस्र के मकाम से। इस कश्ती की तारीखी अहमियत और साख के हवाले से हमने एक खुसूसी पैकेज आपके लिए तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। फिरौन बादशाह खोफू की 4600 साला कदीम कश्ती को नए म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़माने कदीम में फिरौन बादशाहों की तदफीन ऐसे सामान के साथ की जाती थी जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये सामान उनकी इस दुनिया में तदफीन के बाद
दूसरी जिंदगी में काम आएगा। ऐसी ही एक शमसी कश्ती जिसे 1954 में गजर एराम मिस्र के मकाम पर दरियाफ्त किया गया था, आज भी असल हालत में महफूज है। फिरौन बादशाहों को ममीज की सूरत में हुनूज किया जाता था और उन्हें जेवरात और कीमती पत्थरों के साथ बहुत से ताबूतों के अंदर महफूज रखकर दफन किया जाता था और उनके साथ ऐसा सामान भी मदफन किया जाता जिसके बारे में उनका ख्याल था कि ये दूसरे जहां तक ले जाने में उनका मददगार होगा। सबसे कदीम और सबसे महफूज बाकी रह जाने वाली इस कदीम कश्ती को हाल ही में 7.5 किलोमीटर के फासले पर एक नए म्यूजियम में मुंतकिल किया गया है। 143 फीट लंबाई और 19.5 फीट चौड़ाई की ये सूरज कश्ती लबनानी देवदार की लकड़ी से बनाई गई है। इस कश्ती के बारे में कहा जाता है कि फिरौन बादशाह खुफू की तदफीन जिन अशिया और कीमती नवादरात के साथ की गई थी, उनमें ये कश्ती तभी शामिल थी। ये कश्ती ज़माने कदीम के फिरौन बादशाहों से मुंसलिक उन अशिया में शामिल है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये कश्ती अगरचे समंदर में चलने के काबिल है, लेकिन इसे खुसूसी तौर पर फिरौन पाशा खुफू की तदफीन के लिए बनाया गया और इसे उनके ताबूत के साथ दीगर सामान के साथ मदफून किया गया था। इसे सूरज कश्ती इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ख्याल किया जाता है कि ये कश्ती फिरौन बादशाह को उनकी इस दुनिया में तदफीन के बाद दूसरे जहां तक ले जाने में मददगार होगी और इसी वजह से फिरौन बादशाहों की तदफीन के मौके पर बेशुमार चीजें, कीमती पत्थर, नवादरात भी लाश के साथ दफन किए जाते थे। इस 20 टन वजनी कश्ती को मिस्र में जल्द ही खोले जाने वाले ग्रैंड मिस्र म्यूजियम में धाती पिंजरे के अंदर एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से मुंतकिल किया गया है और गाड़ी को इस खास मकसद के लिए बेल्जियम से लाया गया है। किंग खोफू की कश्ती को मुंतकिल करने का बुनियादी मकसद उसे आने वाली नस्लों तक एक इंसानी विरसे के तौर पर महफूज बनाना है। मजीद इस हवाले से मिस्र की वजारत आसार कदीमा का कहना है कि इस कदीम कश्ती को नए म्यूजियम में मुंतकिल करने का बुनियादी मकसद आने वाली नस्लों तक लकड़ी से बने इस कदीम विरसे को महफूज रखकर आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है, क्योंकि लकड़ी से बना विरसा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। बादशाह खोफू की ये कश्ती 1954 में अजीम एहराम के जनूबी कोने से दरियाफ्त हुई, जिसे एहराम चीफ्स भी कहा जाता है। ये गिजा के 3 एहरामों में सबसे बड़ा है और किंग खोफू का मकबरा है। गुज़श्ता कई दहाइयों से किंग खोफू की इस कश्ती को गिजा प्लेटाओ के एक म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया था। ग्रैंड मिस्री म्यूजियम, जहां कश्ती को अब मुंतकिल किया गया है, 17 साल के वक्फे से तामीर के बाद इस साल के आखिर में इफ्तिताह किया जाएगा। इस म्यूजियम में 1 लाख से जायद आसार कदीमा के नमूने रखे गए हैं, जिन्हें रवां साल के इख्तिताम तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ग्रैंड मिस्री म्यूजियम दुनिया में किसी भी एक सिंगल सिविलाइजेशन के हवाले से कायम किया गया सबसे बड़ा म्यूजियम है। सूरज कश्ती के नए म्यूजियम में मुंतकिली को आर्कियोलॉजी, पावर इंजीनियरिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ और डेवलपमेंट के हवाले से देखा जा रहा है। बिल्कुल जी, कितनी दिलचस्प रिपोर्ट है और दिलचस्प इसलिए है कि फिरौन, जिसके बारे में लोगों को लगा कि उसकी लाश को ये कश्ती जो है या उस फिरौन को, उसकी रूह को ये कश्ती जो है एक जहान से दूसरे जहान में लेकर जाएगी, खुद इस कश्ती को लेकर जाने के लिए रोबोट का सहारा लेना पड़ा है, रिमोट कंट्रोल गाड़ी का सहारा लेना पड़ा है और ख़ुद इस कश्ती को एक म्यूज़ियम से दूसरे में शिफ्ट किया गया है। तो ये चीज़ें हैं जी, सोचा कुछ और जाता है, होता कुछ और है, लेकिन बहरहाल अगर आप ये चाहते हैं कि इस कश्ती को देखें और इस कश्ती के अंदर जो दीगर बहुत सारे दर्जनों नवादरात रखे गए थे वो देखें, तो आप जा सकते हैं मिस्र, इजिप्ट का सफ़र कर सकते हैं। और इजिप्ट में तो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा जाया करते हैं, जाते रहते हैं, वहाँ नवादरात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आसार कदीमा बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और ऐसे ऐसे आसार कदीमा मौजूद हैं कि इंसान को हैरत में डाल देते हैं। और अगर आप भी ऐसी हैरत रखते हैं, चीज़ों को जानने का तजस्सुस रखते हैं, रिपोर्ट में तो आप देख ही चुके हैं, जाना चाहें तो जा भी सकते हैं और अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये रिपोर्ट जो है ये दोबारा देख सकते हैं। इस बारे में आप मज़ीद मालूमात भी इकट्ठी कर सकते हैं। अच्छा जी, जहाँ इस कश्ती के बारे में हमने आपको बताया है जिसमें फ़िरौन की लाश जो है उसको हनूत किया गया था और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी तदफीन की गई थी, तो सवाल यहाँ ये भी जहन में उभरता है
कि आज से हज़ारों साल पहले इंसान को ये कैसे मालूम था। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं और आप, अगर हमें कभी फ्रिज के अंदर ईद के दिन है या वैसे हम अपने घर में गोश्त लेकर आ रहे हैं, उसको हमें फ्रीज़ करना पड़ता है, लाइट चली जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि गोश्त तो ख़राब हो जाएगा। फिर आप ये सोचिए कि आज से हज़ारों साल पहले उस वक्त के इंसान को ये कैसे मालूम था कि ये चीज़ें अगर एक डेड बॉडी को लगाई जाएंगी, एक नाश को लगाई जाएंगी, तो ये अगले आने वाले हज़ारों सालों तक महफूज रहेंगी। अब ये कौन से मसाले होते थे, ये कौन सी चीज़ें होती थी, ये कौन से अज्जा होते थे जो इन बॉडीज़ को लगाए जाते थे और फिर इनको इस तरह से हनूत कर दिया जाता था कि आज भी हम इनको देख सकते हैं बिल्कुल उसी हालत में जैसे ये पहले मौजूद थी हज़ारों साल पहले। और सिर्फ हम नहीं देख सकते बल्कि हमारे आने वाली आइंदा बहुत सारी नस्लें देख सकती हैं। किस तरह से ये हनूत करने का अमल होता था, यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल उठता होगा, उभरता होगा। इसी सवाल के जवाब में हमने एक रिपोर्ट बनाई है आपको दिखाने के लिए, आइए देखिए। कदीम मिस्र में एक वसी अहाते में मरकजी जगह थी जहां लोगों को उनकी मौत के बाद हुनूत करके उनकी ममियां तैयार की जाती थी। इसका आगाज कुछ इस तरह से किया जाता था कि जब कोई शख्स मर जाता तो घर में उसकी मौत की मुरव्वजा रसूमात के मुकम्मल होने के बाद उसकी लाश को इस मरकजी माबद में लाकर बड़े पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो उसे इस चबूतरे पर लिटाकर हुनूत करने के अमल का आगाज करता था। चूंकि उनका ईमान था कि ये मरे हुए लोग एक बार फिर से जिंदा होंगे, इसलिए उनके जिस्म के सारे आज़ा को भी निकाल कर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शिगाफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जल खराब होने वाले नर्म अज्जा जैसे मैदा, अंतड़ियां, जिगर, दिल और फेफड़े निकाल लेते थे। फिर एक मखसूस आले से नाक के जरिए उसके दिमाग को भी एक खास तरकीब से बाहर खींच लेते थे। उनके नजदीक ये गैर जरूरी चीज थी जिसको हुनूत करना जरूरी नहीं था, इसलिए वो इसको जाया कर देते थे। दिल को अलबत्ता उसकी अपनी जगह पर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इसको अक्ल और दानिश का मंबा तस्वुर किया जाता था। इस दौरान लाश की चीर-फाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे नकाब चढ़ाए रखते जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी होती थीं, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता उनको पहचान न सकें और उनका ये अमल कहीं बाद अज़ा उनके लिए किसी तबाही का पैगाम न बन जाए। जब लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो सुकड़ जाती थी और उसके जिस्म पर झुर्रियां भी पड़ जाती थी, जिनको नरम करने के लिए उस पर मुसलसल कई रोज तक मुख्तलिफ तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर नरम पड़ जाता था और झुर्रियां भी गायब हो जाती थी। इसके बाद वो पेट और दीगर खाली हो जाने वाली जगहों को बेरोजे में भीगे हुए लकड़ी के बुरादे, घास फूस और कपड़े की कतरनों से भर देते ताकि वो उभरे हुए महसूस हों और कुदरती नजर आए। आखिरी मरले में इस पर मोम और तेल में डूबी हुई सूती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता। पट्टियों की कुछ परतों को लपेटने के बाद इनमें मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में उसके मकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियां रख दी जाती। इसके अलावा वो मुर्दे की माली हैसियत के मुताबिक इन पट्टियों में तलाई जेवरात, कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात वगैरह भी रखे जाते थे। अलावा अजीम पट्टियों के आखिरी सिरे पर एक बार फिर मुर्दे का नाम वगैरह तहरीर करके उनके ऊपर कोई गोंदनुमा मसाला डालकर जोड़ दिया जाता था। अब गोया लाश के हुनूत करने का अमल मुकम्मल हो गया। इसी दौरान जब जिस्म के अंदर से निकाले गए अज्जा खुश्क हो जाते तो उनको भी एक खास तरीके से हुनूत करके मट्टी से मुज़य्यन मर्तबानों में रख दिया जाता था। जब यूनानियों और रोमियों ने आकर फिरौनों से यह इलाका छीनकर अपनी हुकूमत कायम की तो वो अपनी रिवायतें भी साथ लाए थे। हालांकि वो भी कदीम मिस्रियों की तरह अपने मुर्दों को हुनूत करते थे, ताहम उन्होंने मम्मी बनाने के इस फन को मजीद नफासत दी। वो एक खास अंदाज से मुर्दे के जिस्म पर इस तरह पट्टियां लपेटते थे कि खूबसूरत डिजाइन बन जाते थे। चलिए जी, बिलाखिर आज आपको भी पता चल गया और हमारे दिल में आ गया कि किस तरह से ये जो कदीम मम्मियाँ हैं ये हज़ारों साल के लिए महफूज बना दी जाती थी। बड़ा कठिन मरहला भी था, बड़ा मुश्किल मरहला भी था। अच्छा, लेकिन जो ख्वातीन इस वक्त घर में बैठी हुई देख रही होंगी ना ये हमारा प्रोग्राम, उनके जहन में यकीनन एक सवाल आया होगा, मेरे जहन में भी आया था फ़ौरन से ये रिपोर्ट देखते हुए, कि वो कौन सा तेल था जिससे झुर्रियाँ जो हैं डेड बॉडी की ख़त्म हो जाती थी। वो तेल जो है वो दरियाफ्त किया जाना चाहिए और मार्केट में ईजीली अवेलेबल होना चाहिए। ख़ास तौर पर हम
तमाम ख़वातीन के लिए। बहरहाल जी, इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब आपसे मुलाकात हो रही होगी मंडे की रात, पीर की रात 11 बजे दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।